आज हम लोग बात करने वाले हैं HDIL की। HDIL इज हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेता है। तो 1947 जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो एक सज्जन थे जिनका नाम था दीवान कुलदीप सिंह वाधवन। वो भारत आए। दीवान साहब के दो लड़के थे। एक का नाम था राजेश वाधवन, और दूसरे का नाम था राकेश वाधवन। तो राजेश वाधवन साहब ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और उनके लड़के आजकल ये कंपनी चलाते हैं। और राकेश वाधवन और उनके लड़के सारंग वाधवन दूसरी कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है HDIL, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। DHFL के बारे में हमने काफ़ी मतलब गहराई में चर्चा एक वीडियो में ऑलरेडी करी कि कैसे उन्होंने और यस बैंक ने मिलकर पैसों के घपले किए थे। तो आज हम दूसरे लड़के की बात करेंगे कि भाई HDIL ने कैसे यही घपले किए। ये कंपनियां आपस में लोग मिलके चलाते थे। 2009 बंटवारा हुआ भाइयों के बीच में, तो एक भाई को HDIL मिल गई और एक को DHFL मिल गई। तो DHFL का काम बेसिकली फाइनेंसिंग का था कि कोई भी भाई प्रोजेक्ट फाइनेंस आएगा तो वो लोन वगैरह देने का काम DHFL करता था या करता है। और HDIL का काम एक्चुअल डेवलपमेंट है, यानी कि और मैक्सिमम उनका जो काम था वो था स्लम रीडेवलपमेंट। स्लम रीडेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जो बहुत मुंबई में आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियां हैं, तो उनको हटाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि अच्छा प्राइम लैंड है, बहुत ही स्पेसिफिक अच्छी जगहों पे वो ज़मीन है, हटाना भी दिक्कत है। तो हुआ ये था कि बीच में महाराष्ट्र सरकार ने अपने कुछ नियम बदले थे जिनके अंतर्गत हम ये कर रहे थे कि जो ज़मीन हम खाली करा रहे हैं उनको हम कहीं छोटे मोटे मकान दे देंगे और वहाँ पे हम लोग फिर बड़े बड़े इमारतें और बाकी चीज़ें बनाएंगे। तो जैसे ये नया कानून आया था महाराष्ट्र में, तो HDIL की स्थापना कर दी गई थी, अगले साल ही कर दी गई थी। तो ठीक है, सिंपल काम था कि हमें क्या करना है कि हमें ये ज़मीनें लेनी है, यहाँ के लोगों को भाई दूसरी जगह पुनर्वास करना है और यहाँ पे बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। तो उन्होंने बड़े हाई राइज बनाए, बड़े महंगे महंगे फ्लैट बनाए और बढ़िया बेच रहे थे, अच्छा धंधा चल रहा था। लेकिन अचानक से मुंबई के रियल एस्टेट में या ओवरऑल इंडिया के रियल एस्टेट में एक स्लम्प आ गया। स्लम्प आ गया यानी कि थोड़ी कमी आ गई, यानी जितने पहले मकान बिक रहे थे अब शायद उतने नहीं बिक रहे। तो भाई इतने महंगे मकान भी नहीं बिकेंगे, क्या करें साहब। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, थोड़े सस्ते मकान बनाने की शुरुआत करें, लेकिन अब वो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही, उतना धंधा नहीं रहा। यानी HDIL जितने मुनाफे में कंपनी रहती थी, वो धीरे धीरे वो मुनाफा कम हो रहा था और वो लॉस की तरफ जा रही थी। उनको एक बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला मुंबई एयरपोर्ट के आसपास के स्लम्स को हटाने का। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत पैसा वो कमा सकते थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया। लेकिन 2013 में ये प्रोजेक्ट इनसे वापस ले लिया गया, जो भी उनकी वजह रही हो। इससे फ़र्क ये पड़ा कि अब आपने एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत कर दिया इस प्रोजेक्ट में, लोन्स ले रखे हैं, तो भाई लोन्स ले रखे हैं तो उसका ब्याज भी चढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ चीज़ें हुई एक के बाद एक, कि इंटरनेशनल मतलब जो पूरा देश में रियल एस्टेट में स्लम्प आया, प्लस इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपसे लेके वापस चला गया, जिसके कारण आपको नुकसान होने लगे। अच्छा, केवल इसके कारण कंपनी नहीं डूबी, एक कारण और होता। और जो कारण हमने देखा है कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर कंपनीज में नुकसान के पीछे होता है, वो होता है डाइवर्जन ऑफ फंड। डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब होता है एक कंपनी है जो अपने बिजनेस के लिए लोन लेती है या अपने बिजनेस के लिए जनता से पैसा उठाती है और व्यक्तिगत कामों में लगा देती है। DHFL की भी अगर आप वीडियो देखें तो उसमें भी हमने इसको काफ़ी गहराई में चर्चा की थी कि कैसे हमने बैंकों से लोन लिया और पर्सनल प्रॉपर्टीज बना ली। यही चीज़ HDIL में भी हुआ। उन्होंने लोगों से लोन लिया, बैंकों से लोन लिया, और उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? देश विदेश में व्यक्तिगत प्रॉपर्टियां खरीदने में। इवन भाई जो राकेश वाधवन साहब है, उनकी लड़की और दामाद है, उनका होटल का चेन है, 2-3 होटलों की चेन है उनकी, 160 करोड़ साहब उन्होंने वहां पे दे दिया। बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हुआ था, उसका रिपेमेंट करना था। अब वो लोन कहाँ से रिपेमेंट किया? तो PMC से, यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेके उसका रिपेमेंट कर दिया। आपके एक दोस्त को पैसे की जरूरत थी, आपने PMC से लोन लिया, अपने दोस्त को दे दिया। यानी बेसिकली आप धंधे का कह के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से लोन मांग रहे हैं और वो पूरा पैसा धंधे में नहीं लगा रहे हैं, आप इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अब ये देख के रखिएगा, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं, ज्यादातर के डूबने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही होती है। 2,500 करोड़ के आसपास का डाइवर्जन ऑफ फंड का आरोप लगा है HDIL पे। तो ये तो बात हो गई साहब HDIL की। इस बार भी एक दूसरा सिरा है, वो है PMC बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ये भारत के टॉप 5 कोऑपरेटिव बैंक्स में से एक है, जिनके सबसे बड़े जो ग्राहक हैं वो है HDIL। सितंबर 2019 में अचानक से RBI ने एक फैसला लिया कि PMC के ग्राहक
₹1000 से ज़्यादा का पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अपने बैंक से, और 6 महीने तक की लिमिट बांधी। प्लस उन्होंने ये लिमिट बांधी कि भाई 6 महीने तक बैंक कोई नया धंधा नहीं करेगा। और ये अचानक से एक शॉक था हमारे लिए कि भाई एकदम से क्या हो गया कि आप इतना बड़ा एक नियम फैसला उठा रहे हो जिससे ग्राहकों को भयंकर दिक्कत हुई। कई लोगों के घरों में शादियां थी, कई लोगों के ऑपरेशन थे, और फंड एकदम से आपने रोक दिया। लेकिन ये नौबत क्यों है? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि पीएमसी ने अपने टोटल लोन्स का 73% के आसपास लोन केवल एक कंपनी को दिया हुआ था, एचडीआईएल को। इसको ऐसे मानिए, एक बैंक का काम होता है लोगों से पैसा लेना और लोगों को पैसा देना। जनता से 100 रुपए लिए, जनता को 100 रुपए दिए। अब इस 100 रुपए को आप एक आदमी को नहीं देंगे, जितने ज्यादा लोगों को बांट सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को बांटेंगे। एक आदमी के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये आदमी डूब गया तो आपका पैसा साथ में लेकर डूबेगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया। 73% यानी करीबन 8-9 हज़ार करोड़ की टोटल लोन बुक है पीएमसी की, उसमें से करीबन 6,500 करोड़ केवल आपने एचडीआईएल को दे दिया और एचडीआईएल डूब गया। तो अकेला नहीं डूबा, वो पीएमसी को लेके डूबा। जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे पीएमसी बैंक के, जॉय थॉमस, उन्होंने इस बात से एग्री किया कि पिछले 2-3 साल से एचडीआईएल लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा था, इंटरेस्ट का रिपेमेंट नहीं आ रहा था, यानी ये अकाउंट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका था, डूब चुका था। लेकिन बैंक ने जानबूझ के ये इंफॉर्मेशन आरबीआई तक नहीं दी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और, कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है भारत में वो थोड़ा सा तकलीफदेह है। एक नॉर्मल बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन एक कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों रेगुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आरबीआई की एफिशिएंसी हम बेहतर ही मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट से इन मुद्दों पे, तो अगर केवल आरबीआई के अंडर में कोऑपरेटिव बैंक्स रहे तो शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम शायद नहीं आता। लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, लेकिन बैंक नहीं बता रहा साहब आरबीआई को। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि अगर हमने ये बता दिया तो जॉय थॉमस का कहना था हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और न केवल हमारी बल्कि एचडीआईएल की भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब साहब देखिए, जैसे कोई अकाउंट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जैसे हम उसको डिफॉल्टर बोलते हैं, हमें तत्काल उसमें ब्याज मिलना बंद हो जाता है, हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री बंद कर देते हैं। जिसका एक सिंपल भाषा में अर्थ यह है कि हमारी कंपनी को जो मुनाफा दिख रहा है, वो बैंक को जो मुनाफा दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा, और अचानक से बैंक लॉसेस में दिखने लगेगा। अब दिखने क्या लगेगा? वो बैंक लॉसेस में है। आप अकाउंटिंग में गड़बड़ियां कर करके अपने आप को मुनाफे में दिखा रहे थे, जबकि आपका बैंक मुनाफे में नहीं था। क्यों इतनी मदद की गई एचडीआईएल के लिए? तो देखिए, हुआ यह था कि इससे पहले कई बार पीएमसी बैंक संकट में आ चुका था, और जब जब वो बैंक डूबने की नौबत आता था 1986-87 के आसपास, या एक आध बार और आया था, तो वाधवन फैमिली ने काफ़ी मदद की उनकी। तो कहीं ना कहीं एक वो शायद उस दबाव में थे कि यार भाई हमें जब ज़रूरत थी तो उन्होंने हेल्प किया तो हमको करना चाहिए। खैर, 2007 में एचडीआईएल ने अपना शेयर बाजार में उतारा, उसका आईपीओ आया जो बहुत सारे लोगों ने खरीदा। यानी एचडीआईएल को अब पैसा मिल गया अपने शेयर बेच के, तो उन्होंने पीएमसी का उस जमाने में 2007 में जितना भी लोन वोन था चुका दिया था, और बाकी और नए लोन्स के लिए दूसरे बैंकों के पास शिफ्ट हो गए। ये पीएमसी को पसंद नहीं आया। पीएमसी ने कहा, सर हमारा 60% रेवेन्यू आपके पास से आता है, हम आपको जाने देना अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज कम बैक। तो फिर ठीक है, फिर एचडीआईएल उनके पास वापस आ गया। प्रूडेंशियल लोन के नॉर्म्स होते हैं आरबीआई के कि एक कंपनी को मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है, जो 15% है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में 20% है। यानी जितनी पूंजी एक बैंक के पास है उसका 15 से 20% से ज़्यादा वो एक कंपनी को नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ क्या किया गया? यहाँ 73% से ज़्यादा पैसा अपने कंपनी को दे दिया। तो ये चीज़ आरबीआई इससे छुपी कैसे रही? आरबीआई ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, या आरबीआई का ध्यान क्यों नहीं गया? उसका एक सिंपल आंसर है, जैसे जैसे एचडीआईएल की ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी और वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहा था, ये बात बैंक को भी दिख रही थी, ऑडिटर्स को भी दिख जाती। तो ऑडिटर्स के पास बहुत ज़्यादा काम होता है जब वो बैंक में जाके ऑडिट करते हैं कि हाँ भाई किसको लोन दिया गया, नियम कायदे का पालन हुआ कि नहीं। तो उन खातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे जिनमें लिमिट सेम है। यानी पिछले साल भी 100 रुपये का लोन था, आज भी 100 रुपये का लोन है, आंवला ठीक चल रहा है। लेकिन किसी लोन को बढ़ाया गया, किसी कंपनी को पहले 100 रुपये लोन था, अब 200 हो गया, तो वो उसको चेक करेंगे, या जो नए लोन है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो पीएमसी ने एक बहुत छोटा सा सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने नकली खाते बनाने की शुरुआत की। यानी जो एग्जिस्टिंग खाते थे एचडीआईएल के, उसमें जो लोन पड़ा था वो तो पड़ा ही था। अब जो नए लोन दिए जाएंगे वो उसको एचडीआईएल के नाम से नहीं दिए जाएंगे, फिक्टिशियस यानी नकली कंपनियां बनाई गई, डमी अकाउंट्स बनाए गए, और वो सारे के सारे लोन अब वो डमी अकाउंट्स में जा रहे हैं। 44 खाते थे, 44 खाते हुआ करते थे पहले एचडीआईएल के, बाद में 21,000 से ज्यादा नकली खाते खोले गए पीएमसी के द्वारा, ताकि ये पैसा हम उनको रूट कर पाए।
पैसा आना नहीं था और पैसा नहीं आया। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन किया गया। अब ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है? यानी एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन दे देना। मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया है, अब मैं लोन चुका नहीं पा रहा, 100 रुपये का लोन चुकाना, तो धीरे से बैंक ही आगे कहेगा काम करो, 200 रुपये और लोन ले लो। तो इससे क्या होगा, 100 रुपये हमको वापस कर देना, तो पुराना लोन चुक गया, प्लस 100 रुपये तुम अपना काम कर लेना। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, लेकिन आप माने कि भारत में बहुत ज़्यादा चलती है, शायद हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये केस खुला कैसे? तो एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है और कंपनी में होने वाली किसी गलत घटना की जानकारी सरकार को या रिलेटेड अथॉरिटीज को देता है। यहाँ पे भी एक साहब थे जिनका नाम ऑब्वियस रीजंस के कारण बाहर नहीं किया गया। कहते हैं उन्होंने सुसाइड तक की धमकी दे दी थी कि भाई ये सब फ्रॉड हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा आरबीआई को, आप बता दीजिए नहीं तो आई विल कमिट सुसाइड। तो मजबूरी में आके जॉय थॉमस या जो चेयरमैन थे सिंह साहब पीएमसी को, उनको ये बताना पड़ा, तो नहीं तो अदरवाइज शायद ये केस बाहर नहीं आता। ओवरनाइट एनपीए बैंक का 3.76% से बढ़ के 70% से ज़्यादा हो गया। एक बैंक ओवरनाइट बर्बादी की ओर चला गया। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार केवल एक व्यक्ति तो नहीं है, थोड़ा सिस्टम का फॉल्ट है कि भाई एक कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर हमारा जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो वीक है। कहीं ना कहीं ये कहना कि अरे साहब हम तो बैंक के इंटरेस्ट में काम कर रहे थे, ये गलत है। आपने गलत काम किया है। जो पैसा हमें जनता देती है, हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपने कैसे आंखें बंद करके किसी को इतना सारा पैसा दे दिया? जाहिर सी बात है इसमें आपने भी कुछ कमाया तो होगा। एचडीआईएल की गलती है। आपको ये पैसा धंधा करने के लिए दिया गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपने दूसरे धंधों में पैसा डाल रहे हैं, व्यक्तिगत काम में ये पैसा डाल रहे हैं। लेविश लाइफस्टाइल साहब वाधवन फैमिली की, मतलब आप गाड़ी, महंगी सी महंगी गाड़ी है, रोल्स रॉयस है, लंबारगिनी है तो उनके पास होंगे, महंगे से महंगे घर हैं उनके पास। अलीबाग में कहते हैं कि उनका 100 करोड़ का या पता नहीं कितना महंगा एक मकान है जिसमें वो बॉलीवुड पार्टीज करते थे। और मतलब अब भाई ऐसी हरकतें करेंगे तो भाई क्या करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका नुकसान तो हमारे डिपॉजिटर्स को चुकाना पड़ा। खैर, लास्ट वीडियो में भी ये बात हुई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। हम भारत में देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत कमी है, यानी कि हम एक बेहतर मैनेजमेंट, एक सक्षम मैनेजमेंट, एक ईमानदार मैनेजमेंट को अपनी कंपनी देने के बजाय मालिक अपनी कंपनियां खुद चला रहा है। तो शायद हमें और फोकस करने की ज़रूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। शायद हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है देखने में कि लोग हमसे पैसा लेके धंधे में ही लगाएं, उसका डाइवर्जन ना करें। शायद हमें हमारे बैंकों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई वो किसी लालच में आके या किसी दबाव में आके तो ऐसे लोन नहीं दे रहे। खैर, तो ये पूरी फैमिली के बारे में अब चर्चा हो गई। पिछले वीडियो में डीएचएफएल की चर्चा हो गई, आज एचडीआईएल की चर्चा हो गई। पिछले वीडियो में यस बैंक की चर्चा हो गई, आज पीएमसी बैंक की चर्चा हो गई। तो कोशिश करेंगे आज आगे की किसी वीडियो में और किसी फ्रॉड की बात करें या इस प्रकार की घटना की बात करें। तब तक हमेशा की तरह आपके सुझाव और शिकायतों के लिए इंतज़ार करता है। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।